हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि क्या है, रिफ्रैक्शन। चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, रिफ्लेक्शन था। और रिफ्लेक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट किसी शाइनिंग सरफेस को स्ट्राइक करेगी, लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक होती है। इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब लाइट एयर पे इंसिडेंट हुई थी, सपोज ये शाइनिंग सरफेस है हमारी, लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई, इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। लाइट एयर में इंसिडेंट हुई थी, लाइट बाउंस बैक हुई, किसमें होगी, एयर में। अब क्या हो अगर हम मीडियम चेंज कर दें, सपोज लाइट एयर टू वाटर जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, लाइट बेंड होती है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन बोला जाता है, और बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अगर आप बोर्ड पर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, when light travels from one medium to another then it will bend either towards normal or away from normal, this phenomenon is known as refraction। अब यहाँ पर आगे जाके एक टर्म यूज होगी, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़े पास, सॉलिड में और भी पास। अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो तो ऐसे मीडियम को हम क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम। अगर मॉलिक्यूल्स पास पास हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं ना। तो इस पर बेस्ड सिंपल सा अगर हम लोग रे डायग्राम देखें तो हम सपोज हम लोगों ने दो मीडियम के बीच का एक इंटरफेस ले लिया। सपोज ऊपर क्या है, ऊपर लिया मान लो हम लोगों ने एयर, नीचे लिया मान लो हम लोगों ने वाटर। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कंपेयर करूं एयर और वाटर को, तो एयर क्या है, गैस, वाटर क्या है, लिक्विड। तो एयर क्या होगा, एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। मॉलिक्यूल्स दूर दूर है मतलब क्या बोलूंगा मैं इसको, रेयर मीडियम बोलूंगा। वाटर में एयर के मुकाबले मॉलिक्यूल्स पास पास है तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, लाइट बेंड होती है आइदर टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। सपोज ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लाइट बेंड हुई, है ना, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट रे इंसिडेंट होगी ऑब्वियस सी बात है उसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। जो लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी ऑब्वियस सी बात है उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में हम एंगल की बात करें, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर आर क्या शो कर रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शो कर रहा है। तो हमें याद रखना है, जब भी लाइट रेयर टू डेंसर जाती है, लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, सपोज हम लोगों ने अगेन एक सरफेस ली, है ना, दो मॉलिक्यूल्स के बीच, सॉरी दो मीडियम के बीच की। सपोज ऊपर ले लिया अपन ने ग्लास, नीचे ले लिया वाटर, है ना। अब अगर मैं ग्लास और वाटर की बात, सॉलिड वाटर हो गया, लिक्विड, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसे क्या बोलूंगा, डेंसर मीडियम। ग्लास के मुकाबले वाटर क्या होता है, रेयर, क्योंकि ग्लास के मुकाबले वाटर में मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होंगे तो क्या बोलेंगे उसको लोग, रेयर मीडियम। आप यहाँ पर देखिए, हमने थोड़ी देर पहले वाटर को डेंसर बोला था, अभी हम वाटर को क्या बोल रहे हैं, रेयर मीडियम बोल रहे हैं। ऐसा क्यों, अगर हम वाटर को कंपेयर करें एयर से तो एयर के मुकाबले वाटर डेंसर है, बट अगर हम वाटर को कंपेयर करें ग्लास से तो ग्लास के मुकाबले वाटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा आपका रेयर मीडियम। तो जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो लाइट विल बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ना। तो ये आई और ये आर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको हम याद कैसे रखें कि लाइट कब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, कब अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। अच्छा, लाइट क्या जा रही है, रेयर टू डेंसर, डेंसर मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह। सपोज आपकी बॉडी, ये ऊपर वाला पार्ट नॉर्मल है, आपके जो हाथ हैं ये क्या है, इंसिडेंट रे मान लें एग्जांपल के लिए, रिफ्लेक्टेड रे मान लें। आप सपोज करिए भीड़ वाली जगह गए ना, भीड़ वाली जगह जहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, तो जब आप भीड़ भाड़ वाली जगह जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके हाथ क्या होंगे, पास पास आएंगे। आपके हाथ पास पास आए मतलब रिफ्लेक्टेड रे किधर मूव कर रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल। हमने बॉडी को क्या माना है, हमने बॉडी को नॉर्मल माना है, तो रेज जो जाएंगी वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएंगी। अब सपोज करिए आप जा रहे हैं रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम जहां पर मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर है, आप खुली जगह में जाएंगे, खुली जगह में जाएंगे आप हाथ ऑटोमेटिक क्या होंगे, थोड़े से दूर जाएंगे। थोड़े से दूर जा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस टाइप से इसको आप याद रखिए कि जब आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएंगे आपके हाथ पास आते हैं, जब आप खुली जगह में जाएंगे आपके हाथ दूर जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से आप लोग याद रखेंगे। तो रेयर टू डेंसर लाइट गई,
टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो अपने दो लॉ पढ़े थे। क्या क्या लॉ पढ़े थे? पहला लॉ क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ था इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो जो वहां पर सेकंड लॉ था वो यहां पर भी सेम रहेगा। सेम क्या रहेगा कि आपका जो इंसिडेंट रे है, आपकी जो नॉर्मल है, आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्या होगी? ऑल लाइज इन सेम प्लेन। सभी के सभी क्या करेंगे? सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेम प्लेन का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि सपोज ये स्क्रीन एक बोर्ड है अगर, है ना, ये आपकी इंटरफेस से ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, तो लाइट अगर बोर्ड पर इंसिडेंट होगी, सॉरी इस वाले बोर्ड पर इंसिडेंट हुई तो लाइट रिफ्लेक्ट भी क्या होगी? बोर्ड पर होगी। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट यहाँ हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट इधर हो रही है, इधर हो रही है, इधर हो रही है। जिस प्लेन में लाइट इंसिडेंट होती है उसी प्लेन में लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो क्या होगा? इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। अच्छा, सेकंड जो होता है यहाँ पर, सेकंड होता है आपका स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? एक्चुअली बेसिकली रेशियो होता है किसका? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जनरली जो बच्चों को बड़ा परेशान करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, बच्चे भी बड़े कंफ्यूज होते हैं खासकर इसके न्यूमेरिकल्स में। अगला टॉपिक अपन ये उठाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है। पहले हम देखें साइन क्या होता है। इस साल 10th में आप लोग मैथ्स में चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर आप साइन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, इसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है इसे हम बोलते हैं साइन। इसकी अलग अलग वैल्यूज भी होती है, 30 डिग्री पर अलग वैल्यू होगी, 45 पर, 60, 90, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंपल सा याद रखें कि स्नेल्स लॉ होता क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट के बराबर होता है। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो मैं सिंबल बनाया एन जैसा, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं नीटा। कुछ बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ऐसा सिंबल भी यूज किया है जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यू भी बोलते हैं। तो सिंपल सा हमें याद क्या रखना है, जो काम की चीजें हैं, कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी लाइट बेंड होती है, और बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। फिर क्या याद रखना है? अगर लाइट रेयर टू डेंसर गए तो लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, और अगर डेंसर टू रेयर गए तो लाइट इधर बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर हम दो लॉ की बात करें तो आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं। पहला लॉ क्या पढ़ा अपन ने? द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन सेम प्लेन। सेकंड पढ़ा अपन ने स्नेल्स लॉ, वो क्या होता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और इस लॉ को क्या बोला जाता है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आई इक्वल्स नीटा, कांस्टेंट होता है। इस नीटा को ही क्या बोला जाता है? इस नीटा को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वही चीज अपन ने भी याद रखी थी, रेयर टू डेंसर लाइट जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर गई तो लाइट इधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर आ जाते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल सा मतलब क्या होता है? आप सभी बच्चों को पता होगा कि लाइट की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम कहाँ होती है? वो मैक्सिमम होती है एयर या वैक्यूम में। वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸, और एयर में थोड़ी सी कम हो जाती है, सपोज 2.99 × 10⁸, लगभग बराबर ही होती है। तो जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में, उसको हम सी से शो करते हैं, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट जब एयर से वाटर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड और कम होगी, वाटर से लाइट गैस में गई तो स्पीड और कम होगी। मतलब जब लाइट मीडियम चेंज करती है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। सपोज जब लाइट एयर में थी तो स्पीड v1 थी, जब लाइट वाटर में गई तो स्पीड क्या हो गई? v2। और ये जो v1 अपॉन v2 रहेगा, इसका जो रेशियो रहेगा, इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं? इसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नया कुछ भी नहीं है, ये वेलोसिटी का रेशियो होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, v1 अपॉन v2 को बोलते हैं η/1। इसको पढ़ेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या पढ़ा मैंने इसको? η/1 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? v1 अपॉन v2। v1 अपॉन v2 मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। सिमिलरली अगर मैं लिखूं η12, तो इसके बेसिस पर आप खुद ट्रांसलेट करिए। जब η21 मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो η12 को मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम।
जब नीटा 21 का फॉर्मूला v1 अपॉन v2 बना तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका बनेगा v2 अपॉन में v1। अब इसमें कुछ चीजें और अपने को ध्यान में समझना चाहिए, या ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको इसे दे रखा है कि ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो आपको दे रखा है 1.5, वाटर है उसका दे रखा है आपको 1.33। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है, वाटर का 1.33 है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब लाइट एयर टू ग्लास में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी। मतलब जैसे लाइट एयर से ग्लास में गई उसकी स्पीड 1.5 गुना कम हो गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही लाइट एयर टू वाटर जाएगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 1.33 टाइम्स कम हो जाएगी। ये भी मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, वो होता है वेलोसिटी का रेशियो, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, इस रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आपको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। कांस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये वेलोसिटी है ऊपर, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, इसकी भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड, कट जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, कोई डायमेंशन नहीं होते, कोई यूनिट नहीं होती है। और अगर आपको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, उसका मतलब ये है कि जब लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड उतने टाइम्स कम हो जाएगी, है ना। तो ये अपन ने बेसिक देख लिया। तो नीटा 1-2 को हमने पढ़ा क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। अब अगर आप लोग यहाँ थ्योरी पढ़े, आपको नोट्स के हिसाब से पूरी थ्योरी यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर रखी है ताकि समझने के बाद आप लोग नोट्स भी बना सके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या लिखा है अपन ने, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ये देखिए आप नीटा 1-2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, v2 अपॉन v1। आगे अगर हम बढ़े तो यहां पर एक चीज और है, एक आ गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ना। अभी अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा, अब अगर एब्सोल्यूट आ जाए तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो जाता है। सपोज अगेन दो मीडियम है हमारे पास, मीडियम 1 मीडियम 2। अब अगर नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, पहला मीडियम कुछ भी हो, सेकंड मीडियम कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एब्सोल्यूट वर्ड यूज हो गया, एब्सोल्यूट वर्ड, तो इसका मतलब क्या है कि पहला मीडियम अपन ने फिक्स कर दिया। पहला मीडियम क्या होना चाहिए, एयर या वैक्यूम। पहला मीडियम फिक्स कर दिया अपन ने, एयर या वैक्यूम। और इसमें स्पीड कितनी होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। शो का इसे करते हैं, सी से शो करते हैं। मीडियम 2 कुछ भी होता है, वाटर हो सकता है, आपका केरोसिन हो सकता है, ग्लास, जो भी XYZ मीडियम होगा, लेकिन मीडियम 1 फिक्स रहेगा। वो क्या रहेगा, एयर या वैक्यूम। नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट वर्ड यूज हो गया है, इसका मतलब मीडियम 1 आपका फिक्स रहेगा, या तो वो एयर रहेगी या वैक्यूम, जो भी रहेगा, ठीक है। उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी आपकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जैसे मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मैं वाटर की बात करूं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। मैं बात करूं डायमंड की, क्या बनेगा फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। और सी की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप यहां देखिए क्या बनेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द, वैक्यूम के साथ साथ आप लोग यहाँ पर एयर भी यूज कर सकते हैं ना, वैक्यूम और एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, नीटा 1-2 का फॉर्मूला, सॉरी नीटा 1-2 का जो फॉर्मूला आप याद रखेंगे वो क्या होता है, v2 अपॉन v1, ये लिखा हुआ है। नीटा 1-2 का फॉर्मूला क्या लिखा अपन ने, v2 अपॉन v1। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। जैसे ग्लास की बात करें तो क्या बनेगा, c अपॉन vg। वाटर के लिए क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। डायमंड के लिए क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। मैं 2 मिनट में शॉर्ट में आपको रिवाइज करवाता हूं। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नीटा 1-2 को क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। एब्सोल्यूट में क्या हो जाएगा, पहला मीडियम हम फिक्स कर देते हैं, या तो वो वैक्यूम रहेगा या क्या रहेगा, वो एयर रहेगा। जैसे ग्लास की बात करें, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। किसी भी मीडियम का मान लो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, फॉर एग्जांपल ग्लास का दे रखा है 1.5। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट जब वैक्यूम टू ग्लास एंटर करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी। और इसको हम बेटर वे में समझने के लिए न्यूमेरिकल समझते हैं, या इंटेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम सिंपल वे में इसके। तो पहला जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है आपको, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर।
बता चुका हूं मैं आपको, लाइट एयर टू वाटर जा रही है। एयर क्या है? रेयरर मीडियम। वाटर क्या है? डेंसर मीडियम। हमने क्या पढ़ा है? लाइट जब रेयरर टू डेंसर जाती है, डेंसर मतलब आप भीड़ वाले एरिया में जा रहे हो, जैसे आप भीड़ में जाओगे आपके हाथ पास आएंगे, मतलब लाइट रे क्या होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, है ना। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट एयर से वाटर में जा रही है। एयर क्या है? रेयरर मीडियम। वाटर क्या है? डेंसर मीडियम। और जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है, लाइट विल बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। चाहे तो आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा अपना। आंसर क्या लिखा? द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम to optically denser medium, it gets bends towards the normal. Since water is optically denser than air, a ray of light traveling from air into water will bends towards the normal, है ना। सिंपल वे में अपने आंसर लिख दिया कि एयर जो है रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है, और लाइट जब रेयर टू डेंसर जाएगी इट विल बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, सॉरी सेकंड वाले। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, है ना। लाइट कहां से कहां एंटर कर रही है? एयर टू ग्लास। और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, मैं बता चुका हूं, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका मतलब जब लाइट एयर टू ग्लास जाएगी उसकी स्पीड 1.5 टाइम्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या दे रखी है आपको? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, मैं आपको 2 मिनट पहले बता चुका हूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और आपको गिवन में क्या क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? गिवन में क्या है? ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या रखी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको स्पीड निकालना ग्लास में, डायरेक्टली कर सकते हो आप लोग। स्पीड क्या होगी? 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर 3 को आप 1.5 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ अपॉन में वेलोसिटी इन ग्लास। इनको इंटरचेंज कर लें तो वेलोसिटी इन ग्लास क्या मिलेगा? 3 × 10⁸ अपॉन में क्या हो गया? 1.5। ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो वेलोसिटी इन ग्लास क्या आया? वही आया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसा मैंने आपको बताया था, जो भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो, लाइट की स्पीड उतने टाइम्स कम हो जाती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख ले हम लोग। अच्छा, इसका सॉल्यूशन अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशन डाल रखे हैं। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, सी अपॉन में वी। आपको वैक्यूम में स्पीड ये दे रखी है, ग्लास की स्पीड ये है, आप इनको डिवाइड करेंगे आंसर वही आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन देख ले हम लोग। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 9.3। ये टेबल 9.3 मैंने ऊपर डाल रखा है पहले से ही। द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर पूरा सीक्वेंस बना हुआ है। सबसे कम किसका होता है? सबसे कम होता है एयर का। सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा होता है डायमंड का। तो अगर हाईएस्ट की बात करूं मैं, तो हाईएस्ट में क्या आएगा? डायमंड आएगा। और डायमंड का कितना है? 2.42। और बात करें लोवेस्ट की, तो लोवेस्ट किसका है? लोवेस्ट है एयर का। एयर का कितना है? एयर की बात करो तो 1.003 है ना। तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड की 2.42। मतलब क्या हुआ कि जब लाइट वैक्यूम से डायमंड में या एयर से डायमंड में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा कम होगी। कितनी? 2.42 टाइम्स। डायमंड में 2.42 टाइम्स कम हो रही है। और ग्लास में अगर देखें तो ग्लास में कितनी होती है? सिर्फ 1.5 टाइम्स कम होती है। इसलिए हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी या हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड का होता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देख लें। यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन, वाटर। अब यहां देखते जाइए आप लोग, केरोसिन कहां रहा है? ये रहा केरोसिन। फिर क्या है? टर्पेंटाइन, ये रहा। फिर क्या बोला उसने? वाटर। वाटर देख लें, ये रहा वाटर। तो यहां पर अगर हम लोग इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करें क्वेश्चन को, ठीक है आप लोग, केरोसिन का कितना है? केरोसिन की मैं बात करूं तो केरोसिन के लिए दे रखा है अपने को 1.44। केरोसिन कितना दे रखा है? 1.44। टर्पेंटाइन की बात करें कितना दे रखा है? 1.47। वाटर की बात करें कितना दे रखा है? 1.33। मैंने आपको क्या बताया था? जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, लाइट की स्पीड उतने टाइम्स कम होगी। मतलब केरोसिन में 1.44 टाइम्स कम होगी, टर्पेंटाइन में 1.47 टाइम कम होगी, वाटर में 1.33 टाइम्स कम होगी। तो सबसे कम किसमें हो रही? वाटर में। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें होगी? वाटर में। वाटर के बाद किसमें होगी? केरोसिन में।
उसके बाद किस में होगी, टर्पेंटाइन में। तो आपसे पूछा क्या है, इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, सबसे फास्ट किस में ट्रेवल करेगी, वाटर में। क्यों करेगी, क्योंकि इन तीनों के मुकाबले वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, कितना है, 1.33 है। फाइनली अपना लास्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वैक्यूम से डायमंड में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी। इसका आंसर भी आप देखते हैं फिफ्थ वाले का, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, दिस सजेस्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय फैक्टर 2.42 कंपेयर टू इट्स स्पीड इन एयर, या बोल सकते हैं वैक्यूम। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, एयर या बोल सकते हैं हम यहाँ पर वैक्यूम भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोगों ने सिंपल से क्वेश्चंस करे बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन। अब आते हैं एक लेवल के क्वेश्चन पर जो सीबीएसई बोर्ड ने पूछा था 2020 में। वो लेवल वाला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए आप लोग ना, 2020 का क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन आया था। क्या दे रखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई 2.23, सॉरी, इसको ध्यान समझिएगा। इसी पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप चाहे तो उसको ट्राई करिएगा, है ना। गिवन में क्या लिखा मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्या दे रखा आपको, 2/3। आगे देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड, वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड क्या दे रखा आपने को, 4/3। आगे क्या दे रखा है, इज स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स, है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एक्स क्या दे रखी है आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई। आपसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई निकालना है तो अपने को। अगर एक चीज और पूछ लेते हैं आपसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, अगर ये भी पूछ लेते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे यहाँ पे सॉरी पूछा हुआ सेम क्वेश्चन, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम एक्स, है ना। तो जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाई क्या होगा, दो चीज पूछिए अपने से। सिंपल वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है क्या है, एक फॉर्मूला याद रखो, नीटा 1 2, ध्यान समझना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका बनता है v2/v1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। जो बाद में लिखा है वो ऊपर आएगा, जो पहले लिखा है वो नीचे। फिर से बोल रहा हूं, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम क्या बनेगा, v2/v1, जो बाद में लिखा है वो ऊपर आएगा, जो पहले लिखा है वो नीचे। यहां देखिए आप लोग, इसको देखते हुए इसको बनाओ, नीटा xy, नीटा 1 2 क्या बना, v2/v1, तो नीटा xy क्या बनेगा, जो बाद में है ऊपर आएगा, मतलब vy/vx बनेगा, इक्वल टू दे रखा आपको 2/3। इसको बनाओ, नीटा 1 2 क्या बना, v2/v1, जो बाद में ऊपर आएगा, नीटा yz, जो बाद में ऊपर आएगा, vz/vy, इक्वल टू दे रखा है 4/3। यहां आ जाओ, नीटा zx, ये क्या बनेगा, नीटा 1 2, जो बाद में लिखा है वो ऊपर, जो पहले लिखा है वो नीचे। सेम यहाँ पर नीटा zx, जो बाद में लिखा है वो ऊपर, मतलब vx/ में क्या बनेगा, vz। याद रखना, नीटा 1 2 का फॉर्मूला क्या होता है, v2/v1। उसी बेसिस पर अपन ने सारे फॉर्मूलेस रेडी कर लिए। अब गिवन में क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन x क्या रखा, 3 × 10⁸, तो vy क्या हो जाएगा, vy/vx, 3 × 10⁸ इक्वल टू 2/3। ये डिवाइड में उधर आया तो मल्टीप्लाई में, तो वेलोसिटी इन y क्या आया, 2/3 × 3 × 10⁸, 3 से 3 कैंसिल, तो वेलोसिटी इन y क्या आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो आपसे वेलोसिटी इन y पूछा था, वेलोसिटी इन y क्या है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ चुका है। ठीक है, अब नीटा yz 4/3 लिखा है, अपन z की स्पीड निकाल लेते हैं यहाँ से, तो vz/vy, नीटा yz है जो बाद में ऊपर आता है स्पीड, जो पहले वाला उसकी स्पीड नीचे आती है ना, तो vz, vy कितना निकाला मैंने, 2 × 10⁸ इक्वल टू 4/3। डिवाइड में ऊपर गया मल्टीप्लाई में, वेलोसिटी z क्या होगा, 4/3 × 2 × 10⁸, 4 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी z आ गया। यहां आ जाओ, निकालना क्या है, निकालना था आपको फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम x। z विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब vx/vz बन गया फॉर्मूला। vx क्या दे रखा आपको, 3 × 10⁸ क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी, vx वेलोसिटी इन x, और z में मैं निकाल चुका हूं, z में क्या निकाली अपन ने, 8/3 × 10⁸ है ना, तो ये 8/3 × 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9, तो नीटा zx क्या हो गया 9/8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x कितना है आपका 9/8। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है।
और यही आपका लेवल रहता है क्वेश्चंस का जनरली, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आ सकता है आप लोगों को। वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखिए आप लोग, सपोज आपको दो मीडियम दे रखे रहेंगे, ठीक है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करी। सपोज पहले मीडियम में जो एंगल बन रहा था इंसिडेंट रे और इसका, या एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें, वो 60 डिग्री दे रखा है, और आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे रखा है 30 डिग्री। कुछ वैल्यूज आप लोग याद रखेंगे जो ज्यादा कॉमन आएगी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। एक चीज और याद रखना, √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये सारी वैल्यूज मैंने आपको लिखवा दी है, इनको आप डिटेल में मैथ्स में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स में, ठीक है। मैंने आपको बेसिक कैसे बता दिया है। अब अगर आपको एंगल वाले क्वेश्चन आ जाए, एंगल वाले क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर क्या यूज करते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या पढ़ा था अपन ने, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई क्या है यहाँ पर, आई आपका है 60 डिग्री, आर क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 30 डिग्री है इक्वल टू नीटा। साइन 60 कितना होता है, √3/2, साइन 30 कितना होता है 1/2 इक्वल टू नीटा, 2 से 2 कैंसिल, आपका नीटा कितना आ गया √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। तो अगर एंगल वाले क्वेश्चन आ जाए तो एंगल वाले क्वेश्चन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉल्व करने का तरीका ये होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए। तो आज के लेक्चर में अपने क्या क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स और उस पर बेस्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम ऑफ लेंस, उसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, और वो पढ़ने के लिए आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।